पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्मार्ट स्टडी के लिए सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर शिप्रा वर्मा एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट ऑफ माय वीडियोस। इसके अंतर्गत विकास और पर्यावरण, मानव और पर्यावरण संवाद, पर्यावरण के मुद्दे स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक, जिसके अंतर्गत वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, शोर प्रदूषण, अवशिष्ट, ठोस, तरल, बायोमेडिकल, खतरनाक, इलेक्ट्रॉनिक, जलवायु परिवर्तन और इसके सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक आयाम, मानव स्वास्थ्य पर प्रदूषकों के प्रभाव, इसके अतिरिक्त प्राकृतिक और ऊर्जा संसाधन, सौर, पवन, मिट्टी, जल, भूतापीय, बायोमास, परमाणु और वन, प्राकृतिक खतरे और आपदाएं, मिटिगेशन स्ट्रेटजी, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना, अंतर्राष्ट्रीय समझौते एवं प्रयास, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो शिखर सम्मेलन, जैव विविधता पर सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। ठीक है। और मानव और पर्यावरण संवाद, मानव जनित गतिविधियाँ और पर्यावरण पर उनके प्रभाव। ठीक है। तो इन सब का आपको अध्ययन करना है। ये आपका यूनिट 9 का टोटल सिलेबस है और हर यूनिट से आपके 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इसलिए मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। इसके अंतर्गत मैं 300 क्वेश्चन डिस्कस करूँगी। उन MCQs फॉर्म में होंगे ये सभी क्वेश्चन और उनकी प्रैक्टिस करवाऊँगी। ये वीडियो है जो है वो 1.5 घंटे का है और मेरा मोटो ये है कि मैं कम समय में आपके अधिक से अधिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दूं। मैं इस तरह से नहीं पढ़ाती हूं कि मैं 50 मिनट और 60 मिनट में आपको सिर्फ और सिर्फ 15 क्वेश्चन तैयार करवाऊं और उसमें आपका 1 घंटे का समय खा जाऊं। मेरा प्रयास यह रहता है कि मैं कम से कम समय में आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दूं और मैं स्मार्ट स्टडी करवा दूं आपकी। देखिए, हार्ड स्टडी करना इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए स्मार्ट स्टडी करना इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप स्मार्ट स्टडी करेंगे यानी कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा तथ्यों को जानेंगे तो आप एग्ज़ाम को अधिक सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। और अपने एग्ज़ाम को, अपने एम को प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो मेरा मोटो ये है वीडियो बनाने का कि आपका कम से कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन कवर हो जाए। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करती हूँ। कल भी मैंने पॉलिटी का वीडियो बनाया है, इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था का कल मैंने वीडियो बनाया था जो 3.5 घंटे का था, लगभग 4 घंटे का था। लेकिन उस 4 घंटे के वीडियो में मैंने आपके भारतीय राज्य व्यवस्था के सारे टॉपिक्स को कवर किया है। अगर आपने कल के मेरे वीडियो को नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर लगा दूंगी। आप लोग इजीली उस लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त मैंने शिक्षा, शोध एवं अभिक्षमता का भी एक वीडियो डाला था जिसके अंतर्गत मैंने 200 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे लगा दूंगी, तो आप लोग इजीली उन दोनों वीडियोस को देख लीजिएगा। देखिए, मैं ये वीडियो बनाती हूँ तो मैं भी ये चाहती हूँ कि आप लोग इन वीडियोस को देखें, लेकिन वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आते हैं तो मुझे बहुत निराशा होती है। मैं आपकी स्मार्ट स्टडी करवा रही हूँ, आप के लिए हर टॉपिक में मैं वीडियो लेकर आती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं कम से कम समय में आपका अधिक से अधिक टॉपिक और अधिक से अधिक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर कर दूँ। तो मुझे आपसे सहयोग की अपेक्षा है, तो आप लोग मुझे सहयोग प्रदान करिए और मुझे अप्रिशिएट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसके अंतर्गत हम चर्चा करेंगे पहले क्वेश्चन की कि पर्यावरण किससे बनता है। तो पर्यावरण जीवित घटकों से, आकृतिक घटकों से एवं अजैविक घटकों से यानी उपयुक्त सभी से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास के लिए आवश्यक है जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, निर्धनता को घटाना या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा, देख लीजिए। इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है कार्बन चक्र में, हाइड्रोजन चक्र में, जल चक्र में या फिर नाइट्रोजन चक्र में। ठीक है। सौर विकिरण की किसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका है, तो इसकी भूमिका है जल चक्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, आपके ऑप्शन है हवा के दबाव पर, वायुमंडल में नमी पर, जल चक्र पर या फिर तापक्रम पर। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है किसमें, आपको ये बताना है। तो वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, देख लीजिए क्या ऑप्शन होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, वायुमंडल में नमी पर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है। वर्षा की मात्रा वायुमंडल में नमी की मात्रा पर निर्भर करती है। वायुमंडल में जितनी अधिक नमी होगी तो वर्षा की मात्रा भी उसी पर डिपेंड करेगी।
मंडल में नमी की मात्रा बढ़ने से वर्षा की मात्रा भी बढ़ जाती है। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, वायु एक है, क्या है? यौगिक है, तत्व है, मिश्रण है या फिर विद्युत अवघट्य है? तो एक ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है सी, मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नोबेल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? ए हीलियम, बी आर्गन, सी रेडॉन और डी नियान। आपको ये बताना है नोबेल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती, तो रेडान नहीं पाई जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पृथ्वी पर पाए जाने वाली वनस्पतियाँ पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी हो जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, जलवाष्प या ऑक्सीजन? तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण, शोर का अवशोषण, वायु का प्रदूषण और ऑक्सीजन की विमुक्ति। कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है, आपको ये बताना है। तो इजी क्वेश्चन है, तो एलिमिनेट कीजिए ऑप्शन से। तो वायु का प्रदूषण इसका पेड़ पौधों का कार्य नहीं है। ठीक है। बाकी जो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण, शोर का अवशोषण, ऑक्सीजन की विमुक्ति, ये सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अपकर्ष से क्या अभिप्राय है? पर्यावरण गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, पारिस्थितिकी विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी असंतुलन। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। पर्यावरण अपकर्ष से क्या तात्पर्य है, आपको ये बताना है। तो इसके पर्यावरण अपकर्ष से जो तात्पर्य है वो है उपयुक्त सभी, यानी ये जो ऊपर के तीनों ऑप्शन है इससे तात्पर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, निम्नलिखित में से किसी का संबंध पर्यावरण सुरक्षा से नहीं है? धारणीय विकास, गरीबी कम करना, वातानुकूलन और डी, कागज के थैलों का प्रयोग। तो गरीबी कम करना इसका ये नहीं है, एम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारणीय कृषि यानी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, कृषि में आत्मनिर्भरता, ऑप्शन बी, विश्व व्यापार संगठन। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही, भूमिका इस प्रकार से प्रयोग करना कि उसकी गुणवत्ता अछूते बनी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? काहिरा में, रियो में, डरबन में या फिर क्योटो में? तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? रियो में। ठीक है, इसका ऑप्शन बी सही है, रियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसे 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में आयोजित किया गया था। पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में। पृथ्वी शिखर सम्मेलन 5+5 कब आयोजित किया गया था? 2005, 2002, 1999 या फिर 1997 में? डी, 1997 में। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास पर पृथ्वी शिखर सम्मेलन ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में 1992 में आयोजित किया गया था। इसके ठीक 5 वर्ष बाद 1997 में 23 जून को संयुक्त राष्ट्र महासभा में न्यूयॉर्क में एक विशेष बैठक आयोजित किया गया, जिसका नाम पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 या रियो +5 कहा जाता है। ठीक है, तो ये है इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी कहाँ अवस्थित है? बेंगलुरु में, हैदराबाद में, नागपुर में या फिर नई दिल्ली में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये स्थित है नागपुर में, ऑप्शन सी। ठीक है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी नागपुर में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? जेनेवा में, रोम में, सिडनी में या फिर टोक्यो में? विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय स्थित है जेनेवा में, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेप का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? जेनेवा में, काठमांडू में, नैरोबी में या फिर नई दिल्ली में? तो यूनेप का मुख्यालय स्थित है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय है केन्या के नैरोबी में और इसकी स्थापना की गई थी 1972 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एम्स्टर्डम में, कैनबरा में, ओटावा में या फिर नागासाकी में? तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है एम्स्टर्डम में। ठीक है, यह एक पर्यावरण संगठन है, इसकी स्थापना नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1981 में, 1986 में, 1995 या फिर 2000 में? तो 1986 में भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT भारत सरकार द्वारा कब स्थापित किया गया था? 2008 में, 2009 में? जी हाँ, ये 2010 में स्थापित किया गया था। NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सरकार द्वारा सन 2010 में स्थापित किया गया था। 20वां क्वेश्चन, नगरीकरण एवं औद्योगिकीकरण हानिकारक है संतुलित विकास के लिए, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए या फिर उपयुक्त सभी के लिए? नगरीकरण एवं औद्योगिकीकरण किसके लिए हानिकारक है? तो ये उपयुक्त सभी के लिए हानिकारक है। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने आरंभ किया था? जापान ने, चीन ने, ऑस्ट्रेलिया ने या फिर मिस्र ने? आपको ये बताना है। तो ऑस्ट्रेलिया ने पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी नामक एक
विकास संगठन बनाया था। 22वां क्वेश्चन, ग्रीन बास क्या इंगित करता है? झूम कृषि की प्रोन्नति, नदी जल का शुद्धिकरण, हरियाली घटाना। तो ये इंगित करता है पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। 23वां है, पारिस्थितिकी निम्नलिखित में से किनके बीच पारिस्थितिक संबंधों का अध्ययन है? जीव और वातावरण, मनुष्य और वन, मृदा और जल, या फिर पति और पत्नी। तो जीव और वातावरण के बीच ये पारिस्थितिक संबंधों का अध्ययन है पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? जी टेलर ने, हंटिंगटन ने, जी.आर. स्टोडार्ट ने, या फिर टांसले ने। तो ये टांसले ने पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना प्रस्तावित की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सही नहीं है? कि ऑप्शन ए, या जैविक एवं अजैविक दोनों संगठकों से युद्ध होता है। बी है, इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है। सी है, यह एक बंद तंत्र होता है। और डी है, यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यह एक बंद तंत्र होता है। बाकी जो ए, बी और डी ऑप्शन है ये पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सही है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यह एक बंद तंत्र होता है, ये पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? ए जलमंडल, बी जीवोम, सी स्थलमंडल और डी जैवमंडल। आपको बताना कि पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र है जैवमंडल, डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र यानी इकोसिस्टम शब्द को सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? ए एक दूसरे से अनोन्य क्रिया करने वाले जीवों का एक समुदाय, पृथ्वी का वह भाग जो सजीवों द्वारा अवस्थित होता है। तो सी ऑप्शन से ये जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव से जैव मंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है? जनसंख्या, पारिस्थितिकी तंत्र, समुदाय और भूउद्देश्य का सही क्रम बताना है। तो इसका सही क्रम होगा ऑप्शन सी। ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, जनसंख्या, समुदाय, पहले जनसंख्या रहेगी फिर समुदाय, फिर उससे पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होगा और फिर सबसे लास्ट में भूदृश्य का निर्माण होगा। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ये सही क्रम है इस क्वेश्चन। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है? तालाब, खेत, वन या झील। आपको बताना है कि किसकी स्थापना कृत्रिम रूप से हुई है, तालाब की, खेत की, वन की या झील की। तो खेत जो है वो कृत्रिम पारितंत्र है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए जो खेत है वो कृत्रिम पारितंत्र है, खेत हम ज्योति करते हैं। ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है? समुद्र, घास के मैदान, वन या फिर पर्वत। तो समुद्र जो है वो विश्व का सबसे विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? सागरीय यानी महासागर, वन, पर्वतीय या फिर मरुस्थलीय। आपको बताना कि सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र इनमें से कौन सा है? तो जो सागरीय है, महासागरीय तंत्र है, वो सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है? वनों का काटना, वन रोपण, वर्षा जल प्रबंधन या फिर जैव मंडल भंडार। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, वनों को काटना। इसका ये पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में, संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है। ठीक है। निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है? जल प्रबंधन, वन रोपण, औद्योगिक प्रबंधन या फिर वन्यजीव सुरक्षा। तो पारिस्थितिकी संतुलन से किसका संबंध नहीं है? औद्योगिक प्रबंधन का। ऑप्शन सी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है। औद्योगिक प्रबंधन से पारिस्थितिकी संतुलन का कोई संबंध नहीं होता है। एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही अनुक्रम क्या है? घास, टिड्डा, मेढक, सर्प में से आपको बताना है कि कौन सा सही अनुक्रम है। तो पहले क्या आएगा? सबसे पहले क्या आएगा? घास आएगा, फिर टिड्डा, फिर मेढक। टिड्डा का सेवन करेगा मेढक और मेढक का सेवन करेगा सर्प। इनमें से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? आपको घास, गेहूं, आम, घास, बकरी, आम, बकरा, कौवा, हाथी, घास, मछली, बकरा में से आपको बताना है। तो घास खाती है बकरी और बकरी के बाद या बकरी को आदमी भी खाता है, तो ये खाद्य श्रृंखला का निर्माण कर रहा है। तो ये क्रम जो है वो सही है। घास को बकरी खाती है और बकरी का सेवन आदमी करते हैं। ठीक है। तो ये खाद्य श्रृंखला का निर्माण कर रहा है, ये ऑप्शन जो है वो खाद्य श्रृंखला का निर्माण कर रहा है। तो खाद्य श्रृंखला का निर्माण होता है उत्पादक से, फिर उसके प्रथम उपभोक्ता से, फिर द्वितीय उपभोक्ता से। खाद्य श्रृंखला में मानव क्या है? एक निर्माता है, केवल प्राथमिक उपभोक्ता है, केवल द्वितीयक उपभोक्ता है या फिर प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों उपभोक्ता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता दोनों है खाद्य श्रृंखला में मानव। ठीक है। मानव जो है वो प्राथमिक उपभोक्ता भी है एवं द्वितीयक उपभोक्ता भी है।
मनुष्य प्राथमिक उपभोक्ता यानी बकरी के मांस का सेवन करता है तो उस स्थिति में मनुष्य द्वितीय उपभोक्ता होता है। लेकिन जब शाकाहारी मनुष्य रहता है तो उस स्थिति में वह प्राथमिक उपभोक्ता होता है। तो शाकाहारी के रूप में मनुष्य प्राथमिक उपभोक्ता एवं मांसाहारी के रूप में मनुष्य द्वितीय उपभोक्ता है। पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक घटकों में से कौन उत्पादक घटक है? गाय, मोर, बाघ या हरे पौधे। तो ऑप्शन देख के ही इसके राइट आंसर को पता चल जाता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में जैव घटकों में से जो उत्पादक घटक है वो है हरे पौधे। ठीक है, हरे पौधे जो हैं वो पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक घटकों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, जो तीनों ऑप्शन हैं वो क्या है? उपभोक्ता घटक हैं। जो पेड़ पौधे को खाते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं और जो प्राथमिक उपभोक्ता का सेवन करते हैं वो द्वितीय उपभोक्ता होते हैं। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत कौन आते हैं? शाकाहारी जंतु तो नहीं, ये आते हैं हरित पादप। जैविक एवं अजैविक घटकों के मध्य बिचौलिए का कार्य कौन करते हैं? परजीवी, वियोजक, उत्पादक या फिर उपभोक्ता। जैविक एवं अजैविक घटकों के मध्य बिचौलिया का कार्य करते हैं उत्पादक घटक। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आहार श्रृंखला का सही क्रम है? डायटम, क्रस्टेशियाई या हेरिंग। आपको ये बताना है कि इन तीनों में से जो सही क्रम है आहार श्रृंखला का वो है डायटम, फिर आएगा क्रस्टेशियाई, फिर आएगा हेरिंग। डायटम है वो स्वपोषी है, क्रस्टेशियाई जो है वो शाकाहारी उपभोक्ता है और जो हेरिंग मछली होती है ये मांसाहारी उपभोक्ता है। ठीक है, तो ये आहार श्रृंखला का सही क्रम है। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? किण्वन में उत्सर्जित ऊष्मा, वनस्पति में संरक्षित शर्करा, सौर ऊर्जा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सौर ऊर्जा जो है वो पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का स्रोत है। 10% नियम किससे संबंधित है? आपको इन ऑप्शन में से बताना है 10% नियम किससे संबंधित है। तो 10% नियम संबंधित है ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचना। इसका संबंध जो है वो 10% नियम से है। ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुँचना। जो उपभोक्ता होता है केवल 10% संचित ऊर्जा को अपने शरीर भार में रूपांतरित करता है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की एक मात्रा पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात घटती है, बढ़ती है, स्थिर रहती है या फिर बढ़ सकती है या फिर घट सकती है। आपको ये बताना है। तो ये घटती है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक स्तर दूसरे स्तर पर घटती है। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किसे प्राप्त है? उच्चतम पोषण स्तर पूछ रहा है पारिस्थितिकी तंत्र में सर्वाहारी को प्राप्त है, यानी जो मांसाहारी एवं शाकाहारी दोनों हैं उन्हें प्राप्त है। जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है? वन, तालाब, घासीय स्थल या फिर शुष्क स्थल। तो तालाब में जीव भार का पिरामिड उलट जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में डीडीटी का समावेश होने के बाद निम्नलिखित में से किसी एक जीव में उसका संभवतः अधिकतम सांद्रण प्रदर्शित होगा। डीडीटी का जब समावेश हो जाएगा तो किस जीव में उसका संभवतः अधिक सांद्रण प्रदर्शित होगा? तो सांप के अंतर्गत अधिक प्रदर्शित होगा। पारिस्थितिकी इकाई में मितव्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा है? यह किस आंदोलन का नारा है? पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है। तो ये चिपको आंदोलन का नारा है। पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय कब के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को कहते हैं? जीवजात, पारिस्थितिकी पदछाप, जीवोम या फिर निकेत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पारिस्थितिकी पदछाप। ठीक है, पारिस्थितिकी पदछाप जो है वो एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को पारिस्थितिकी पदछाप कहा जाता है। तो ये इसकी परिभाषा है पारिस्थितिकी पदछाप की। इसके अंतर्गत मनुष्य द्वारा कार्बन उत्सर्जन का भी मापन किया जाता है पारिस्थितिकी पदछाप के द्वारा। ठीक है, मनुष्य जो कार्बन उत्सर्जित करता है उसका ही मापन होता है। निम्नलिखित विषयों में से कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? बबूल, यूकलिप्टस, नीम या फिर पीपल। तो इसका ऑप्शन सही है यूकलिप्टस। इसे पारिस्थितिकी तंत्र का आतंकवादी भी घोषित किया गया है क्योंकि ये जो है भूमि से नमी को सोखता है। निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण संकट माना जाता है? बबूल, अमलतास, नीम या फिर यूकलिप्टस। वही क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन डी सही है, यूकलिप्टस जो है वो है। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? इकोटाइप, इकेड, इकोस्फीयर या फिर इकोटोन। तो इकोटोन। दो भिन्न समुदाय के बीच संक्रांति क्षेत्र इकोटोन कहलाता है। परितंत्र की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? महासागर, झील, घास स्थल, मैंग्रोव। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा क्रम सही है। तो मैंग्रोव आएगा, फिर घास स्थल, फिर झील और उसके सबसे अंत में आएगा महासागर। मैंग्रोव, घास, झील, महासागर।
तो ये उत्पादकता के क्रम में इनका क्रम है। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया? ओडम ने, रॉनकियर ने, क्लीमेंट्स ने या फिर अर्निज नेस ने? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? अर्निज नेस ने। ठीक है, इन्होंने डीप इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। पारिस्थितिकी नीचे की संकल्पना को किसने प्रतिपादित किया? ग्रीनेल ने, डार्विन ने, ओडम ने या फिर पार्क ने? तो इसका पारिस्थितिकी नीचे की संकल्पना को प्रतिपादित किसने किया था? ग्रीनेल ने। ठीक है, जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी, किसी पर्यावरण में रोजाना और मौसमी परिवर्तन। तो किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी को जैव विविधता के रूप में परिभाषित किया जाता है, यानी एक ही बंध तंत्र में विभिन्न प्रजातियों का होना, ये जैव विविधता है। जैव विविधता मापने के लिए गणितीय सूचकांकों में कौन एक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय आवासीय क्षेत्र में माध्य प्रजाति की विविधता को दर्शाता है? आपको ये बताना है। इन ऑप्शन में से कौन सा है जो इसके माध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है? तो जो अल्फा सूचकांक है वो दर्शाता है। जैव विविधता का अर्थ क्या है? विभिन्न प्रकार के पादप एवं वनस्पति, विभिन्न प्रकार के जंतु, एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु जो हैं वो जैव विविधता का अर्थ है, यानी एक ही क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादपों एवं जंतु का होना। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? भोजन, औषधि, औद्योगिक उपयोग या फिर पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। तो पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है या आयाम है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो इसका आपको बताना है कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है जैव विविधता के ह्रास के लिए। तो प्राकृतिक वास का विनाश जैव विविधता के लिए ह्रास के लिए उत्तरदायी है। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी किस शहर में स्थित है? आपको बताना है ये, तो जामनगर में स्थित है नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी, ये स्थित है जामनगर में। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। देखिए मैं चारों ऑप्शन पढ़ूंगी तो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा वीडियो, तो केवल राइट आंसर आपको बता दे रही हूँ। आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज कर लें और राइट आंसर दें। तो सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। प्राणियों एवं पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता कहाँ मिलती है? आपको ये बताना है। प्राणियों एवं पादपों के जातियों में अधिकतम विविधता कहाँ मिलती है? तो उष्णकटिबंध के आर्द्र वनों में प्राणियों एवं पादपों के जातियों में विविधता मिलती है। जैव विविधता में परिवर्तन क्या होता है? जैव विविधता में परिवर्तन कब होता है? आपको ये बताना है। जैव विविधता में परिवर्तन कब होता है? जब भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है, जब ये भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? इन ऑप्शन में से आपको राइट आंसर बताना है कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। तो शांत घाटी में, केरल की शांत घाटी में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है, केरल की शांत घाटी में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, यानी वहाँ पे एक निश्चित निर्धारित क्षेत्र में बहुत सारे जंतु एवं वनस्पति हैं। भारत में जैव विविधता के तप्त स्थल यानी हॉट स्पॉट कौन से हैं? इन ऑप्शन में से आपको बताना है। तो पूर्वी हिमालय तथा पश्चिमी घाट जो है वो भारत में जैव विविधता के हॉट स्पॉट हैं। पूर्वी हिमालय तथा पश्चिमी घाट, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जो पश्चिमी घाट है वो जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र है। ये सभी क्वेश्चन जो है मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ अत्यंत इम्पॉर्टेंट है। जैव विविधता के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है? आपको ये बताना है इन ऑप्शन में से। देख लीजिए, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो जैव विविधता के संदर्भ में हॉट स्पॉट माना जाता है। जैव विविधता के नाश का क्या कारण है? इन ऑप्शन में से आपको बताना है कि जैव विविधता के नाश का क्या कारण है। तो जो जैव विविधता के ह्रास का जो कारण है उपयुक्त सभी है, वनों का नाश भी है। जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है? जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है? आपको ये बताना है। तो प्राकृतिक आवासीय विनाश जो है वो जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण है। कौन सा जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा है? इन ऑप्शन में से आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज कर लीजिए। इन ऑप्शन में से आपको बताना है। तो प्राकृतिक आवासों तथा वनस्पति का विनाश तथा धूमकेतु जैव विविधता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ठीक है, जैव विविधता को अधिकतम संकट किससे है? इन ऑप्शन में से आपको बताना है कि जैव विविधता को अधिकतम संकट किससे है। वीडियो को पॉज कर लीजिए। तो ऑप्शन ए है प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से जैव विविधता को अधिकतम संकट है।
निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है? इन ऑप्शन में से आपको बताना है कि पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है। तो पोषण स्तरों की कम संख्या इसके लिए उत्तरदायी कारण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? इन ऑप्शन में से आपको बताना है कि जैव विविधता के संरक्षण की महत्वपूर्ण रणनीति क्या है। तो जीव मंडल रिजर्व जो है वो जैव विविधता के संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीति है। निम्नलिखित में से कौन सा स्तर वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थान पद्धति यानी इन सीटू नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, वनस्पतिक उद्यान यानी बॉटनिकल गार्डन। ठीक है, इन सीटू पद्धति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रख रखाव कैसे किया जाता है? राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रख रखाव इन सीटू संरक्षण द्वारा किया जाता है। किसी जीव जंतु या पेड़ पौधों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास में किया जाए तो उसे इन सीटू संरक्षण कहते हैं, लेकिन जब इन्हें किसी दूसरे स्थान पर ले जाकर उनका संरक्षण किया जाए तो इसको एक्स सीटू संरक्षण कहा जाता है। आई होप आप लोग परिभाषा जान गए होंगे। निम्नलिखित में से क्रायो बैंक एक्स सीटू संरक्षण के लिए कौन सी गैस सामान्यतः प्रयोग होती है? क्रायो बैंक XC2 संरक्षण के लिए कौन सी गैस प्रयोग होती है? तो नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीव संरक्षण की सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना करने में निहित है? आपको बताना है इसका आंसर। वीडियो को पॉज कर लीजिए। तो जीव मंडल रिजर्व जो है वो इसके लिए महत्वपूर्ण रणनीति है। निम्नलिखित में से प्रवाल विरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या है? प्रवाल विरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या है? आपको ये बताना है। तो वैश्विक ऊष्मन है प्रवाल विरंजन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक। रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? आपको इन संगठनों में से बताना है कि रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है। तो IUCN के द्वारा रेड डाटा बुक का प्रकाशन किया जाता है। रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? इन ऑप्शन में से आपको बताना है रेड डाटा बुक का संबंध किससे है। तो इसका संबंध है विलुप्ति के संकट से ग्रस्त जीव जंतुओं से रेड डाटा बुक का संबंध है। निम्नलिखित भारतीय पक्षियों में से कौन सा अत्यधिक संकटापन्न किस्म का है? आपको इसमें से बताना है कि इन भारतीय पक्षियों में से कौन अत्यधिक संकटापन्न किस्म का है। तो ऑप्शन बी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो संकटापन्न है। किस प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई है? कितने वर्षों से? आपको ऑप्शन में से बताना है। किसी प्रजाति को विलुप्त माना जाता है जब वह अपने 50 वर्षों से अधिक प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई है, तो ऐसी प्रजाति को विलुप्त माना जाता है। ठीक है, 50 वर्ष से अधिक समय से उस क्षेत्र में जब नहीं देखी जाती है जो प्रजाति, तो ऐसी प्रजातियों को विलुप्त माना जाता है कि ये प्रजातियां अब विलुप्त हो गई हैं। कौन सी ड्रग गिद्धों की समष्टि में ह्रास के लिए उत्तरदायी है? आपको बताना है कि कौन सी जो ड्रग है गिद्धों की समष्टि में ह्रास के लिए उत्तरदायी है, जिसके कारण तो डिक्लोफेनाक सोडियम जो है वो गिद्धों की कमी के लिए उत्तरदायी कारण है। भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण क्या है? गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण है जानवरों को दर्द निवारक दवा देना। ठीक है, तो जब जानवर का सेवन करते हैं ये गिद्ध तो उनकी मृत्यु हो जाती है। भारतीय वन जीवन के संदर्भ में उड्डयन बलगुल यानी फ्लाइंग फॉक्स निम्नलिखित में से क्या है? फ्लाइंग फॉक्स क्या है? तो यह एक प्रकार का चमगादड़ की किस्म है। बली और लवड़ी क्षेत्र में एक भारतीय पशु प्रजाति का प्राकृतिक आवास। उस क्षेत्र में उस पशु के कोई परभक्षी नहीं है, किंतु आवास ध्वंस होने के कारण उसका अस्तित्व खतरे में है। यह पशु निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? आपको ये बताना है। इन ऑप्शन में से आपको बताना है कि वह पशु कौन सा हो सकता है। तो भारतीय वन्य गधा जो है वो पशु है। रामसर सम्मेलन का किससे संरक्षण से संबंधित है? रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से संबंधित है? तो ये नम भूमि के संरक्षण से संबंधित है रामसर सम्मेलन। के रामसर नगर में 2 फरवरी 1971 को कॉन्फ्रेंस की नींव पड़ी और फिर जाके 1975 से ये पूर्णतः क्रियान्वित हुआ। ठीक है, रामसर सम्मेलन ईरान के रामसर नगर में इसकी बैठक हुई थी। वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? आपको इन ऑप्शन में से बताना है कि आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो 2 फरवरी को वेटलैंड दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 2 फरवरी को वेटलैंड दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कि रामसर नगर में 2 फरवरी को इसकी प्रथम बैठक हुई थी और इस प्रकार के दिवस को मनाए जाने का
आयोजन किया गया था, इसलिए प्रतिवर्ष 2 फरवरी को बैटलैंड दिवस के रूप में मनाया जाता है। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है, आपको ये बताना है। सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि किस राज्य में है, आपको ये बताना है। तो गुजरात जो राज्य है उसमें सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है। निम्नलिखित में से कौन रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत रामसर स्थल है, आपको ये बताना है। रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत रामसर स्थल कौन सा है, तो सुंदरबन जो है वो रामसर स्थल है रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत। ये पश्चिम बंगाल में है, तो सुंदरबन को रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत रामसर स्थल और घोषित किया गया है। पारिस्थितिक निकाय के रूप में आर्द्र भूमि यानी बरसाती जमीन निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी है, आपको ये बताना है। पारिस्थितिक निकाय के रूप में आर्द्र भूमि यानी बरसाती जमीन निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी है, आपको ये बताना है उपयुक्त ऑप्शन में से, इन सभी ऑप्शन में से। वीडियो को पॉज कर लीजिए, राइट आंसर दीजिए मेरे साथ। तो उपयुक्त सभी है पोषक पुनर्प्राप्ति हेतु, यानी उपयुक्त तीनों ऑप्शन सही हैं। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था? भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम को कब पारित किया गया था? दिसंबर 2002 में भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता को क्रियान्वित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण कब स्थापित किया गया? तो 2003 चेन्नई में भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण को स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना की गई 2003 में और इसका मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? यूकलिप्टस, सिकोया, देवदार या फिर परनांग? तो सिकोया जो है सबसे लंबा जीवित वृक्ष है, सिकोया। इन ऑप्शन का राइट आंसर है सिकोया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पाद न्यूनतम होता है? किस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पाद न्यूनतम होता है? गहरे सागर के अंतर्गत जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पाद न्यूनतम होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गहरे सागर। गहरे सागर में ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, आपको उपयुक्त ऑप्शन में से बताना है। तो गैसों के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना ही ग्रीन हाउस प्रभाव है। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट भी इसे बोला जाता है। गैसों के वायुमंडल में जमा होने से जो पृथ्वी का वातावरण है गर्म हो जाती है, जब पृथ्वी का विकिरण, पृथ्वी की जो ऊष्मा है वो वापस नहीं जा पाती है। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने दी थी? ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना को किस विद्वान विचारक ने दिया था? तो जोसेफ फोरियर ने ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना को दिया था। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि किसके कारण से होती है, आपको ये बताना है। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? कौन सी गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? तो जो जल वाष्प है वो सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है। निम्नलिखित में से कौन एक वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है? आपको इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है। वैश्विक ऊष्मन के लिए कौन उत्तरदायी नहीं है? तो आर्गन, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है, आपको ये बताना है। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जो है वो वैश्विक उष्णता के लिए जिम्मेदार है। जलवायु परिवर्तन का क्या कारण है? ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन परत का क्षरण या फिर प्रदूषण, आपको ये बताना है। तो जलवायु परिवर्तन का कारण उपयुक्त तीनों है। ठीक है, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर है। देख लीजिए क्वेश्चन को, ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन परत का क्षरण एवं प्रदूषण, ये सभी इसके उत्तरदायी कारण हैं। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक गैस धरती के जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों के लिए है? धरती पर जीवन के लिए हानिकारक एवं लाभदायक दोनों कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पौधे ग्रहण करते हैं और फिर पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। धान के खेतों से उत्पन्न होने वाली गैस जो कि भूमंडलीय तापन वृद्धि से संबद्ध है, कौन सी है? धान के खेतों से उत्पन्न होने वाली गैस मीथेन है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। धान के खेतों में मीथेन गैस उत्पन्न होती है जो कि भूमंडलीय तापन में वृद्धि से संबद्ध है। इससे भूमंडलीय तापन में ये गैस उत्तरदायी होती है। जब धान के खेत में पानी भरा जाता है तो उसके उपरांत
मीथेन गैस उत्पन्न होती है। जुगाली करने वाले पशुओं से किस ग्रीन हाउस गैस का निस्सरण होता है? ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन दे देगा, जुगाली करने वाले पशुओं से ग्रीन हाउस गैस का जो निस्सरण होता है वो है मीथेन। देखिए, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी है तंत्र है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा? वैश्विक तापन से सबसे पहले कौन सा क्षेत्र प्रभावित होगा? तो आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिमचादर वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित क्षेत्र होगा। ठीक है, जब वैश्विक उष्मा उत्पन्न होगी तो इससे आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड जो हिम चादर है, जो बर्फ़ की चादर है, वो पिघलना शुरू हो जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्रों में पानी का जो स्तर है वो बढ़ जाएगा और इससे क्या होगा, ये जो जितने भी समुद्र के किनारे जो क्षेत्र हैं उनके डूबने की, जलमग्न होने की संभावना हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र है जो वैश्विक तापन द्वारा प्रभावित होता है? वैश्विक उन्मूलन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किसकी पारंपरिकता और प्रचंडता बढ़ रही है? चक्रवात की, तूफान की, बवंडर की या फिर उपरोक्त सभी की? आपको ये बताना है। तो उपरोक्त सभी की, आपको बताना है उपरोक्त सभी की। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पिछली शताब्दी में पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि प्रदर्शित करता है? औसत तापमान में वृद्धि प्रदर्शित करता है 0.8 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी के औसत तापमान में ये वृद्धि प्रदर्शित करता है पिछली शताब्दी में। जो 0.8 डिग्री सेल्सियस तापमान है वो पिछली शताब्दी में प्रदर्शित करता है सबसे अधिक ऊष्मा। आज कार्बन डाइऑक्साइड गैस के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? आपको ये बताना है। तो चीन देश जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे उत्सर्जन करता है। निम्नलिखित में से किस देश को दुनिया में कार्बन निगेटिव देश के रूप में माना जाता है? जो कार्बन का उत्सर्जन 0 स्तर तक करता है, कार्बन का उत्सर्जन नहीं करता है, इसका मतलब है भूटान। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? वायु प्रदूषण से, जलवायु परिवर्तन से, ओजोन क्षरण से या फिर आर्द्रभूमि संरक्षण से? क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है जलवायु परिवर्तन से। वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? विश्व पर्यावरण सम्मेलन क्योटो में आयोजित किया गया था। ठीक है, 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन 1997 में क्योटो में आयोजित किया गया था। ये 16 फरवरी 2005 से प्रभावी हुआ था। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? आपको ये बताना है इन सभी ऑप्शन में से। तो जैव सुरक्षा समझौते से संबंधित है कार्टाजेना प्रोटोकॉल। अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका संबंध जैव सुरक्षा समझौते से है। जनवरी 2000 को स्वीकार किया गया तथा सितंबर 2003 से इसे लागू किया गया। 23 जनवरी 2003 को जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल की पुष्टि की। ठीक है, मानव गतिविधियों को अप्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष अवलंबन प्रदान करने से में उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा को क्या कहा जाता है? पहले ही मैं बता चुकी हूँ इसका, ये क्वेश्चन का आंसर मैं पहले ही बता चुकी हूँ। तो इसे कार्बन फुटप्रिंट यानी कार्बन पदचिह्न कहा जाता है। ठीक है, कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू हुआ? कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू हुआ? क्योटो प्रोटोकॉल से कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण शुरू हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का पहला देश है जिसने भूमंडलीय तापन के प्रतिकरण के लिए कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा था? कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव किसने रखा था? आपको ये बताना है। तो न्यूजीलैंड ऐसा देश है जिसने सबसे पहले भूमंडलीय तापन के लिए कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव किया। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना कब प्रकाशित हुई? भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना 2001 में प्रकाशित हुई। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 8 मिशनों में शामिल नहीं है? कौन सा एक राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 8 मिशनों में शामिल नहीं है? आपको ये बताना है। तो नाभिकीय शक्ति जो है वो शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपको ये बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कार्बन व्यापार का संबंध मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित नहीं है। कार्बन व्यापार का संबंध मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से नहीं बल्कि क्योटो प्रोटोकॉल से है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। बाकी जो तीनों ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश से परावैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्नलिखित में से क्या पैदा करती है? आपको ये बताना है।
सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्नलिखित में से क्या पैदा करती? तो ये ओजोन का निर्माण करती है। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा विकिरण अवशोषित किया जाता है? आपको ये बताना है वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा कौन सा विकिरण अवशोषित किया जाता है? तो पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित किया जाता है। वायुमंडल में ओजोन परत क्या करती है? वायुमंडल में ओजोन परत का क्या कार्य है? तो पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों से जीवन की रक्षा करना, ये वायुमंडल में ओजोन परत का कार्य है। ओजोन परत कहाँ अवस्थित है? ये अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन। ओजोन परत कहाँ अवस्थित है? तो समताल मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर में ये स्थित है। निम्नलिखित में से ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता कहाँ मिलती है? यही क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें इंग्लिश में ऑप्शन दिए हैं। तो सर्वाधिक सांद्रता मिलती है स्ट्रेटोस्फीयर में, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? आपको ये बताना कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। 5 परतें होती हैं वायुमंडल में, तो आपको सबसे निचली परत होती है क्षोभ मंडल। ठीक है, जो वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है उसे क्षोभ मंडल कहते हैं। आपको बताना है कि आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बताना है कि समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से कौन विनियमित करता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इनमें से कौन क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए सत्य नहीं है? इनमें से कौन क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए सत्य नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, आप लोग बताइए। बी, या ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं देती है। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए सत्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा तंत्र सही सुमेलित नहीं है? आपको ये बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा तंत्र सही सुमेलित नहीं है? ग्रीन हाउस गैस दिया है और दूसरी तरफ स्रोत दिया है। वीडियो को पॉज कर लीजिए, राइट आंसर दीजिए। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का संबंध ऑटोमोबाइल से नहीं है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का संबंध ऑटोमोबाइल से नहीं है। तो ए, सी और डी सही है, और जो गलत सुमेलित है वो है ऑप्शन बी। ओजोन छिद्र का क्या कारण है? एसिटिलीन, एथिलीन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर मीथेन। ओजोन छिद्र का क्या कारण है? तो ओजोन छिद्र का कारण है सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन सी। ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला प्रदूषक कौन है? हाइड्रोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला प्रदूषक है। ओजोन क्षेत्र का निर्माण सर्वाधिक कहाँ हुआ है? भारत के ऊपर, अफ्रीका के ऊपर, अंटार्कटिका के ऊपर या फिर यूरोप के ऊपर? ओजोन क्षेत्र का निर्माण सर्वाधिक अंटार्कटिका के ऊपर है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? आपको इन ऑप्शन में से बताना है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। तो ओजोन परत के क्षय को रोकने से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है ऑप्शन बी, 16 सितंबर को। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है? आपको ये बताना, कीवर्ड पे ध्यान दिया करिए। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आपको ये बताना है इन ऑप्शन में से। तो जो अम्ल वर्षा, इसका संबंध नाइट्रिक ऑक्साइड से नहीं है। बाकी जो ए, सी और डी ऑप्शन है वो सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन को अपक्षय करने वाले पदार्थों के प्रयोग पर नियंत्रण करने एवं उन्हें चरणबद्ध रूप से प्रयोगबद्ध करने के लिए मुद्दे से संबंधित है? वीडियो को पॉज कर लीजिए, ठीक से पढ़ लीजिए क्वेश्चन आप लोग। अगर मेरी स्पीड ज़्यादा लग रही है तो आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए। तो इसका संबंध मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से है। सूर्य से आने वाला हानिकारक पराबैंगनी विकिरण निम्नलिखित में से किसका कारण हो सकता है? पराबैंगनी विकिरण का जो सबसे ये त्वचा कैंसर हो सकता है इससे। वैज्ञानिकों को निम्न टीमों में से किसने सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन क्षेत्र का पता लगाया? किस वैज्ञानिकों की टीम ने अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन क्षेत्र का पता सर्वप्रथम लगाया? तो ब्रिटिश टीम ने इसका पता सर्वप्रथम लगाया था। निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? मालवा पठार, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट या फिर छोटा नागपुर पठार? सदाबहार वन पश्चिमी घाटों में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है? किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है? आपको ये बताना। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में सर्वाधिक पादप विविधता पाई जाती है। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन जो प्रारूप है उनमें सागौन एक प्रभावी वृक्ष प्रजाति है? सागौन यानी टीक का वृक्ष एक प्रभावी वृक्ष प्रजाति है। आपको ये बताना है। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों में सागौन के पौधे या पेड़ पाए जाते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों में सागौन के वृक्षों की प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ सागौन के वन पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ पर एक संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है? कहाँ पर एक संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है, आपको ये बताना है। तो गोवा में कच्छ वनस्पति क्षेत्र है जिसे संरक्षण प्रदान किया गया है। गोवा के अंतर्गत कच्छ वनस्पति क्षेत्र को संरक्षण प्रदान किया गया है। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णपाती वन तथा पर्णपाती वनों का संयोजन है? मैंग्रोव वन, सदापर्णपाती वन तथा पर्णपाती वनों का संयोजन अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत है। निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी के फेफड़े के रूप में जाना जाता है? पृथ्वी ग्रह पर फेफड़े के रूप में जाना जाता है किस वन को? तो अमेजन वर्षा वनों को पृथ्वी के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अमेजन वर्षा वन पृथ्वी के फेफड़े के रूप में जाने जाते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है वनों का सर्वाधिक घनापन पाया जाता है। और वनों से क्या पैदा होगी? तो ऑक्सीजन गैस पैदा होगी। तो ये एक तरह से पृथ्वी के लिए लाभदायी है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है? किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है? तो एशिया महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार सबसे अधिक है। एशिया महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है जिसमें उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार सबसे अधिक पाया जाता है। इन वनों में उगने वाले वृक्ष चौड़े पत्ती वाले होते हैं, इसलिए इन्हें पर्णपाती वन कहा जाता है। ठीक है, चौड़े पत्ते वाले होते हैं। भारत के विशेष क्षेत्र में स्थानीय लोग जीवित वृक्षों की जड़ों को अनुरक्षण कर इन्हें जलधारा के आर पार सुदृढ़ पुलों में रूपांतरित कर देते हैं। जैसे जैसे समय गुजरता है ये पुल और अधिक मजबूत हो जाते हैं। ये अनोखे जीवित जड़ पुल कहाँ पे पाए जाते हैं, आपको ये बताना है। ये अनोखे जीवित जड़ पुल कहाँ पाए जाते हैं? वीडियो को पॉज कर लीजिए। तो मेघालय में पाए जाते हैं इस प्रकार के वन, और इन्हें देखना काफ़ी अच्छा लगता है। आप कभी मेघालय जाना हुआ तो इस प्रकार के पुलों को जरूर से देखिएगा। ये काफ़ी सुंदर लगते हैं देखने में भी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है? निर्वनीकरण का प्रभाव क्या नहीं है, आपको ये बताना है। तो नगरीकरण निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है। इन सभी ऑप्शन में से निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है नगरीकरण। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो नगरीकरण निर्वनीकरण के कारणों में से एक है, यह इसका प्रभाव नहीं है, ये इसका कारण है। नागालैंड के पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? नागालैंड के पर्वत बंजर क्यों होते जा रहे हैं, आपको ये बताना है। तो झूम कृषि के कारण जो है नागालैंड के पर्वत बंजर होते जा रहे हैं। वनहास का मुख्य कारण क्या है? वनहास का मुख्य कारण क्या है, आपको ये बताना है। तो औद्योगिक विकास वनहास का मुख्य कारण है। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा नगर वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता है, आपको ये बताना है। कौन सा नगर वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता है? तो बालपराई जो है वो डिस्ट्रिक्ट वो भारत में वृक्षारोपण में विशिष्टता प्राप्त है। भारत में उपयुक्त पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए वन आच्छादन हेतु न्यूनतम संस्थित भूमि क्षेत्र क्या है, आपको ये बताना है। न्यूनतम संस्थित भूमि क्षेत्र का प्रतिशत 33% है, यानी 33% भाग में वनों का होना अत्यंत आवश्यक है।